नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ वो रेस्टोरेंट में बैठ कर के अपनी माता पिता की बातें कर रहा था इंद्रानी से, और कहता है कि मेरी मम्मी पापा की शादी नहीं हुई। फिर वो कहती है कि तुमने तो पहले कहा कि तुम्हारी मम्मी पापा की शादी हो गई है। जिस पर वो कहता है कि हाँ, शादी हो गई, मतलब सच कहूँ तो उस टाइम पे उन्होंने शादी की थी, जैसे तुम लोगों में होता है ना टेंपल वाइज शादी, बट लीगली शादी नहीं होती है। लीगली शादी करने के लिए कोर्ट वगैरह में जाकर ही करना पड़ता है। वैसे ही उनकी फैमिली वाइज वेडिंग हुई थी, बट जब पासवर्ड वगैरह के लिए उन्हें यहाँ, मतलब मेरी मम्मी को सिटीज़नशिप मिलने के लिए, तब वो शादी बहुत टाइम बाद हुई। और मतलब कहा जाए तो बहुत मैं बड़ा हो गया तब, मेरे होने के बहुत साल बाद, क्योंकि मेरी माँ को उस टाइम पे जाना पड़ गया था तो कोर्ट मैरिज नहीं हुआ। फिर मेरी माँ जब आती जाती रहती थी तो मतलब मेरे पापा चाहते थे, मतलब ज़्यादातर तो पापा ही आना जाना करते थे, तो इस तरह से उनकी शादी टलती गई कि हाँ, कोर्ट मैरिज को लेकर के। बट हाल फिलहाल में उनकी कोर्ट मैरिज हुई है। क्या हाल फिलहाल में? हाँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पापा से मिलो, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करो, क्योंकि अब ये थोड़ा अजीब लगेगा ना, तो मैं सोच रहा था कि तुम अगर चलोगी तो अच्छा रहेगा। जिस पर वो उसे कहती है कि चलते हैं तब। फिर वो जाती है उससे मिलने के लिए, उसके फादर से। फिर उसके फादर से वो मिलती है, कहती है कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने सुना आप दोनों की अभी शादी हुई है। जिस पर वो थोड़े हैरान होते हैं और कहते हैं क्या इसने कहा? हाँ, इसने ही कहा। अरे, ये पागल मजाक कर रहा है। देखो, हमारी शादी तो हो गई थी इसके होने से पहले। हाँ, कोर्ट मैरिज वगैरह ये सारी प्रोसेसिंग हुई है, बट थोड़े लेट से हुई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस वक्त शादी हुई है। इसने तुम्हारी टांग खींची है क्या? ये ऐसी भी हरकत कर सकता है क्या? क्या ये तुम्हें समझ नहीं आया? नहीं, मुझे समझ नहीं आया। इंद्रानी ऐसे प्रिटेंड कर रही होती है, क्योंकि इंद्रानी को पता था, लेकिन फिर भी वो नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करने लगी है। क्योंकि पहले जब वो स्टार्टिंग में अलग थलग खुद को दिखा रही होती है तो सभी लोग उसे पागल, अजीब माइंडसेट वाली, या कुछ लोग पहले तो इम्प्रेस होते हैं, फिर कुछ लोग उससे थोड़े डरते हैं, कुछ लोग उसके आर्ट का फ़ायदा उठाते हैं, उसके टैलेंट का, कुछ लोग उसे छुपते हैं और उससे रिसर्च के बारे में सोचते हैं कि तुम्हारा माइंड इतना शार्प कैसे है। तो इसलिए इंद्रानी नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव करने लगी थी। वो 1-2 साल देखकर, लोगों की हरकतों को देखकर समझ गई कि लोग उसे कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं। तो इसलिए इंद्रानी अब नॉर्मल लोगों की तरह रिएक्ट करने लगी है। चौंकना हो गया, मतलब झूठ को ना देख पाना, अजीब बचकानी हरकतें करने लगती है, बेवजह हंसना, बेवजह के रोने की नौटंकी करना, ये सारी चीज़ें इंद्रानी अब धीरे धीरे नॉर्मल लोगों की तरह करने लगती है। ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करना छोटी छोटी बातों पे, और हमेशा शांत रहना। ऐसे तो इंद्रानी हमेशा शांत रहती थी, बट उस टाइम पे वो कुछ ज़्यादा ही धीरे धीरे शांत हो गई, और ख़ुद को, मतलब ये दिखाना कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, ये इंद्रानी ने छोड़ दिया और ये काम बिल्कुल ही बंद कर दिया। नहीं, मैं स्पेशल नहीं हूँ, मैं बाकी लोगों की तरह नॉर्मल इंसान हूँ, ये इंद्रानी ने एक्सेप्ट किया। क्योंकि जब वो खुद को अलग थलग दिखाने लगी थी तो सभी लोग पहले तो इम्प्रेस होते हैं, बाद में उसे जेलस होते हैं, और फिर उनसे परेशान भी करते हैं, पढ़ाने को लेकर के उसे अजीब तरह से देखते भी हैं, और अजीब अजीब कमेंट भी करते हैं, जो इंद्रानी को बिल्कुल नहीं पसंद आता है। इस वजह से इंद्रानी बाकियों की तरह अब खुद को भी दिखाने लगती है कि अब मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे नॉर्मली ट्रीट करो। मैं भी फ़ेल हुई हूँ, क्योंकि 3rd ईयर में वो फ़ेल हुई नहीं थी, बट उसके मार्क्स कम आए थे,
तो वो भी खुद को ऐसे दिखाने लगी कि ये वो भी नॉर्मल इंसान है, क्योंकि पहले और इसलिए वो उस लड़के से दूर हुई ये बोलकर कि तुम्हारी वजह से मेरी पढ़ाई बेकार हुई है। सब को ऐसे प्रिटेंड किया उसने कि बाकियों की तरह मैं भी देखो इमोशंस में बह गई। वो ऐसे ही दिखाने की कोशिश बार बार कर रही होती है अपनी हरकतों से इनडायरेक्टली, कि ताकि लोगों के दिमाग में ये जो फालतू की चीज़ें चल रही है, जेलेसी और नुकसान पहुंचाने वाली थॉट, क्योंकि इंसानी कईयों के दिमाग में ये देख लेती है कि अब वो इतना जेलस हो चुके हैं कि अब वो इंद्रानी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचने लगते हैं। तो इंद्रानी ये चीज़ें जब देखती है, उनके माइंड को पढ़कर महसूस करती है, तो वो समझ जाती है कि अब मुझे बच के रहना होगा, खुद को बचाना होगा, और इसलिए वो बाकियों की तरह खुद को कमज़ोर बना देती है। क्योंकि कमज़ोर लोगों पे कोई ध्यान नहीं देता है, ताकतवर पे ही लोग ध्यान देते हैं। ये इंद्रानी को समझ आ गया था, इसलिए वो खुद को कमज़ोर बनाने की कोशिश करती है। लेकिन वो भी जानती है कि वो ऐसा दिखा तो सकती है बट कर नहीं सकती है, इसलिए वो ऐसी तरीके अपनाती है जो देखने में ऐसा लगे कि हाँ वो कमज़ोर है, और वो बाकियों की तरह भावनाओं में बहती है, बाकियों की तरह हार्ट इमोशंस में उसके इमोशंस बेकाबू होते हैं। तो इंद्रानी ऐसी ही रहती है, और वो भी उसके फादर के सामने ऐसे ही प्रिटेंड कर रही होती है जैसे उसे कुछ नहीं पता। तभी वो कहते हैं, तुम इंद्रानी हो ना, तुम भारत से आई हो ना। जिस पर वो कहती है, हाँ मैं आई हूँ। तो मुझे लगा तुम थोड़ी स्पेशल होगी, पर मैं तो यकीन ही नहीं कर पाया जब तुम्हारा थर्ड ईयर में मार्क्स कम आए और तुमने मेरे बेटे को ये कहा कि तुम्हारा उसकी वजह से पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है। मैं तो हैरान ही हो गया, तुम तो इमोशनल फूल बन गई लगता है। जिस पर वो कहती है, हाँ किसी के बारे में सोचने में क्या बुराई है, अपनी भावनाओं में बहने में क्या बुराई है। भावनाएं तो होती है बह जाने के लिए, पर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ऐसी हरकतें ना करूं। और आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटे के पीछे नहीं पड़ी हूँ, मैं बस थोड़ी सी कंफ्यूज थी, पर ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। जिस पर वो उधर से, जो कि उन दोनों को बात करना के छोड़कर चला जाता है अपने काम में, और चाय लाने के लिए चाय लेकर आता है। तो वो पूछता है कि क्या बात है, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। जिस पर वो कहते हैं कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं बात कर रहा हूँ, हम लोग बस नॉर्मल बात कर रहे हैं कि वो तुम मतलब उसके मार्क्स के ऊपर। जिस पर वो कहता है, हाँ मेरी गलती थी, मैंने इसका ध्यान भटका दिया। जिस पर वो मन ही मन सोचते हैं कि शायद ये वो लड़की नहीं है, क्योंकि ये भी बाकियों की तरह रिसर्च वगैरह कर रहे थे न्यूरोलॉजी और साइकोलॉजी में, और वो इंडिया जाकर भी रिसर्च कर चुके थे। तो जैसे के साथ, यानी कि इंद्रानी के चाचा यानी कि वीरेंद्र देवकुंडू के साथ उसने कई बार रिसर्च में भाग लिए हैं और लोगों के ऊपर रिसर्च किए हैं, इसलिए ये बात अच्छे से इंद्रानी समझ गई थी उनसे मिलते ही। और वो ऐसे प्रिटेंड कर रही थी जैसे उसे कुछ नहीं पता, वो भोली भाली एक सिंपल इंसान है। इसलिए वो भी ये बात कहीं ना कहीं जानते थे कि इंद्रानी भारत से आई है, और हो सकता है कि शायद वो वही है, इसलिए जिस पे रिसर्च किया गया था। इसलिए वो इंद्रानी से अजीब अजीब सवाल पूछने लगते हैं, जैसे तुम्हें क्या लगता है कि इकनॉमी क्यों बेहतर नहीं बनती है भारत की। वो अजीब अजीब सवाल पूछने लगते हैं, जिसकी वजह से इंद्रानी उसके अजीब अजीब बचकाने से जवाब भी देने लगती है, और वो ऐसे दिखाती है जैसे कि वो एक छोटी बच्ची है जिसके पास उतना दिमाग नहीं है, और वो भी उस चीज़ को समझ रहे होते हैं कि ये दिखावा कर रही है। इसलिए वो फिर धीरे धीरे बातों को पलटने की कोशिश करता है। यहाँ पे उन दोनों के बीच एकदम से मेंटल माइंड वॉर चल रहा होता है साइलेंटली,
क्वेश्चनिंग के ज़रिए। लेकिन उसका बेटा ये चीज़ें समझ नहीं पा रहा होता है। लेकिन कुछ टाइम बाद जब उसके फादर ने कहते हैं कि क्या तुम अपने घर से भाग कर आई हो, जिस पर इंद्राणी शांत होती है, फिर कहती है नहीं, मेरे माँ बाप मैंने मुझे जन्म दिया है और मैं अपने घर में आराम से और शांति और सुकून के साथ रह रही हूँ। मुझे स्कॉलरशिप मिली है और इसी वजह से मैं यहाँ बाहर पढ़ने आ पाई हूँ। जिस पर वो अपने पिता को टोकते हुए कहता है कि आप पिताजी, आप मेरी दोस्त के साथ साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हो क्या? ऐसा करना बंद करो। जिस पर वो कहते हैं मैं कहाँ गेम खेल रहा हूँ, मैं थोड़ी ना गेम खेल रहा हूँ, मैं तो बस जानना चाहता हूँ कि वो कैसी इंसान है, क्या सोचती है लोगों के बारे में और अपनी फैमिली के बारे में। मैं तो बस यही जानना चाहता हूँ। पिताजी, आप ना ये ट्रिक्स अपने पास ही रखिए, अपने पेशेंट को देखने पे लगाइए। अगर आपके रिटायरमेंट के बाद आपको पेशेंट देखना है तो। नहीं, मैं तो पढ़ा कर ही खुश हूँ। अब तो तुम पेशेंट देखोगे, मैं थोड़ी ना। जिस पर वो कहती है क्या तुम पेशेंट देखोगे? जिस पर वो कहता है कि हाँ, मैंने यहाँ पढ़ाई वढ़ाई करके अब मैं लोगों की देख रेख कर सकता हूँ और अब मैं पेशेंट देख सकता हूँ। जिस पर वो कहती है तब तो ये तो बहुत अच्छी बात है, पर मुझे लगता है कि तुम्हें पेशेंट देखने से पहले खुद का ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। क्यों, तुम ऐसी की बात क्यों कर रही हो? क्योंकि तुम बहुत छोटे बच्चों जैसे रिएक्ट करते हो तो तुम 22 साल के, लेकिन बिल्कुल भी तुम्हें 22 साल जैसे कोई बुद्धि नहीं है। देखो, मैं अब यहाँ से जाऊँगा अमेरिका और वहाँ जा कर के अच्छे से साइकोलॉजी के ऊपर मास्टरी करूँगा। उसके बाद जा कर के मैं अच्छा एक डॉक्टर बनकर अब यहाँ आऊँगा और मन किया तो वहीं पे काम करूँगा। अच्छा, तुम ये सारी चीज़ें वहाँ करोगे या यहाँ करोगे ये भी तुम डिसाइड नहीं कर चुके हो। लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ। अच्छी बात है, पर मुझे अब चलना चाहिए। मैं चलती हूँ अंकल, अपना ध्यान रखिएगा। जिस पर अंकल कहते हैं स्नेहा। जिस पर इंद्राणी रिप्लाई करने ही वाली होती है, लेकिन उसका भी माइंड काफ़ी शार्प रहता है तो वो रिप्लाई नहीं करती है, बस अंकल की तरफ देखती है और कहती है क्या आपने मुझे कुछ कहा? जिस पर वो कहते हैं नहीं, मैं तो किसी का नाम ले रहा था। ओह अच्छा, पर मुझे लगा कि आप मुझे बुला रहे हैं किसी अजीब नाम से, क्या वो तुम्हारा नाम है? जिस पर इंद्राणी कहती है नाम तो मेरा नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि आप किसी को तो बुला रहे हैं, लेकिन किसे ये तो मैं नहीं जानती। उसे कहीं ना कहीं डाउट तो होता है, लेकिन इंद्राणी बातों को घुमा देती है और कहती है मैं तो बस अपने दोस्त को बाय कह रही थी, आपको थोड़ी ना देख रही थी। जिस पर वो कहता है क्या? ओह, पापा भी ना अजीब रैंडम नाम से बुलाते रहते हैं किसी ना किसी को, ये जानने के लिए कि सामने वाला वो है कि नहीं। अच्छा, वो साइकोलॉजिस्ट है ना, इसलिए। पर मैं तो ऐसी इंसान नहीं हूँ जिसे वो ढूंढ रहे हैं। शायद वो किसी ख़ास को ढूंढ रहे हैं, पर मैं तो ख़ास नहीं हूँ। मैं तो बस तुम्हारी तरफ देखना चाहती थी, तुमसे बात करना चाहती थी, तुम्हें गुड बाय कहना चाहती थी। हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ आता हूँ। पापा, ये सारी चीज़ें ट्रिक बंद कीजिए। वो अपने पिता के करीब आकर ये कहता है और फिर उसके करीब जाता है। अरे इंद्राणी रुक जाओ, मैं भी आ रहा हूँ। फिर वो इंद्राणी को लेकर के चला जाता है। फिर कहता है अब क्या करोगी तुम? जिस पर इंद्राणी कहती है कि अब तो मैं घर जाऊँगी, जैसे तुम अपने घर अपनी माँ के पास जा रहे हो वैसे मैं भी अपने घर अपनी माँ के पास जाऊँगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम क्या हम कभी नहीं मिलेंगे? जिस पर इंद्राणी कहती है मिल सकते हैं अगर तुम हमारे देश आओ तो।
ठीक है, मैं कभी आऊँगा तुमसे मिलने। तुम्हारा फ़ोन नंबर मिल सकता है ना? वो कहती है, मजाक कर रहे हो क्या? मेरा नंबर तुम्हारे पास ही तो है। जिस पर वो कहता है, कहाँ? मेरे पास तो तुम्हारा नंबर नहीं है। वो लड़की याद है जो तुम्हें फ़ोन करके पूछती थी, क्या तुम लाइब्रेरी आ रहे हो? जिस पर तुम कहते थे नहीं। याद है? एक सेकंड, वो आवाज़ तुम्हारी है? हाँ, वो मेरी आवाज़ है। मैं ही थी जो तुम्हें फ़ोन करके पूछती थी कि तुम आ रहे हो या नहीं। अच्छा, आई एम सॉरी, पर मैं पहचान नहीं पाया। मैं तो चाहती ही थी कि तुम ना पहचान पाओ। तुम पहचान जाते तो प्रॉब्लम होती ना। तुम तो नहीं पहचाने, ये अच्छी बात है। अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। हम मैसेजेस में तो बात कर ही सकते हैं ना? जिस पर इंद्रानी कहती है, मैं इस बात की गारंटी तो नहीं दे सकती हूँ कि मैं तुमसे बात कर पाऊँगी या नहीं, लेकिन हाँ, देखती हूँ। क्योंकि हमारे गांव में इंटरनेट की सुविधा उतनी अच्छी नहीं है और ना ही मैसेज या कॉल की। अब मैं चलती हूँ, मुझे पैकिंग करनी है। जिस पर वो चली जाती है पैकिंग करने के लिए, अपने हॉस्टल जाती है, पैकिंग करती है, अपने दोस्तों से आखिरी बार गले लगती है। सब एक दूसरे से रोते हुए मिलते हैं, कहते हैं लास्ट ईयर कैसे ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला, 4 साल बहुत अच्छे से गुजरा। वो अपने बीते हुए सारे वक्त को याद करती है, अपने दोस्तों के साथ गुजारे हुए हर मस्ती को याद करती है। यहाँ तक कि वो याद करती है कि कैसे वो क्लब गई थी और उसने वहाँ जा कर के ड्रिंक कर ली, और वो वहाँ जा कर के ड्रिंक करके उसने कितना तमाशा किया। वो तो अच्छा था कि इंद्रानी का माइंड इतना भी वीक नहीं पड़ा, वरना वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर बैठती। इसलिए लेकिन फिर भी काफ़ी चीज़ें वहाँ पे मैसी हो गई थी। हालांकि सबको इत्तेफाक लगा था, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो इत्तेफाक नहीं थी, और ये बात इंद्रानी जानती थी कि उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था जो बिल्कुल भी सही नहीं था। इसलिए इंद्रानी बहुत ज़्यादा डर गई थी नेक्स्ट डे, लेकिन फिर भी सब ठीक था, नॉर्मल था, क्योंकि उसके दोस्त उसके साथ थे। वो बहुत खुश थी। जाते वक्त वो सोच रही थी कि अपने दोस्तों को अपने बारे में बताएगी, लेकिन उसके दोस्त कहीं ना कहीं जानते थे कि इंद्रानी बिल्कुल अलग थलग इंसान है, और वो अलग है, इसलिए वो उसके साथ दोस्ती भी रखते थे और उससे ख़ास होने का एहसास ना दिलाकर एक नॉर्मल इंसान की तरह ट्रीट करते थे। और इसलिए इंद्रानी उसे जाते वक्त जब वो उन सब का माइंड पढ़ रही थी तो वो बहुत खुश हुई थी कि मेरे दोस्त मुझे अलग जानने के बावजूद भी मेरे साथ इतने अच्छे से रहे, मेरा ख्याल रखा, मुझसे इतना प्यार किया। नेक्स्ट डे की फ़्लाइट थी, तो रात के वक्त इंद्रानी अपने दोस्तों के बहुत करीब आकर मुस्कुराते हुए कहती है कि अब हम पता नहीं कब मिलेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन तुम सब मेरे देश आओ, और तुम लोग आना चाहो तो प्लीज़ आना। मैं तुम्हें अपने गांव ले जाऊंगी, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। जिस पर वो लोग कहती है ठीक है, लेकिन मैं भी हम सब भी अपनी अपनी फैमिली को अब मिलने वाले हैं, बस तुम्हें गुड बाय कह दे, कल तुम्हें फ़्लाइट पकड़नी है। तो फिर इंद्रानी चली जाती है और फ़्लाइट पकड़ने के लिए नेक्स्ट डे सुबह में अपने दोस्तों को हग करते हुए गुड बाय कहती है, फ़्लाइट पकड़ती है और घर आ जाती है। इधर उसकी फ्रेंड्स सब भी अपने अपने घर जाने की पैकिंग करते हैं हॉस्टल आ कर के, और सब फिर हॉस्टल से निकल जाते हैं। एयरपोर्ट में जब वो फ़्लाइट में बैठी होती है तब वो आने वाली होती है, तभी वो लाइब्रेरियन आते हैं और वो अपनी लाइब्रेरियन अंकल को गुड बाय कहती है। जाने से पहले वो हमेशा कहती थी कि मैं आपसे मिलूँगी, लेकिन इंद्रानी उनसे मिलती नहीं है, बस उन्हें दूर से देखकर चली जाती है। वो लाइब्रेरियन जानते थे कि इंद्रानी मुझसे मिलने आएगी, लेकिन वो मिल ही नहीं, तो वो भागकर एयरपोर्ट आते हैं और इंद्रानी से मिलते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे दूर से देखकर कैसे जा सकती हो, मिले बिना ही वो भी। जिस पर इंद्रानी कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मैं आपको देखकर रोऊं या आप मुझे देखकर रोएं।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी